हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ नया टॉपिक जो है मनी मार्केट। ये मनी मार्केट आपके एक इकोनॉमिक्स टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चंस। सो चलिए आज शुरू करता हूँ, मनी मार्केट क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इंडिया के अंदर दो तरह से मार्केट जो है वो रेगुलेट होती है, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। यानी इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो भाग में बटा हुआ है। उसकी एक मनी मार्केट होती है और दूसरा एक कैपिटल मार्केट होती है। तो कैपिटल मार्केट अलग चीज़ होती है, ठीक है, जो सेबी के थ्रू उसको रेगुलेट किया जाता है। यहाँ जो मनी मार्केट होती है ये इसमें कॉमर्शियल बैंक्स आती हैं, जो आरबीआई के थ्रू इसे रेगुलेट किया जाता है। जितनी सारी ट्रांजेक्शन्स इंडिया के अंदर होती है वो सारे ट्रांजेक्शन्स मनी मार्केट के थ्रू होती है, एक्सेप्ट परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है। अब मनी मार्केट होता क्या है, व्हाट इज अ मनी मार्केट? सो मनी मार्केट जो होता है इसमें दो सेगमेंट्स होती है। एक फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट्स होती है जिसको मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट में क्या आते हैं, मनी मार्केट में आपके इंडिया के जितनी सारे इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारे मनी मार्केट में आती है। जैसे हम डेली अपने लाइफ में क्या करते हैं, शॉप से, दुकान से हम अपने सामान को खरीदते हैं और उनके बदले में पैसे उन्हें देते हैं। तो जितने तरीके से हम अपने इंडिया के अंदर पैसे को रेगुलेट करवाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, उसको हम बोलेंगे मनी मार्केट में आता है। तो इसका मेन रोल जो प्ले करता है मनी मार्केट का, वो बैंकिंग प्ले करता है। ठीक है। और तो इसमें यहाँ पे बोला है क्या कि कुछ ऐसे फंक्शंस होती हैं जो इकोनॉमिक्स में क्या होती है, मोबिलाइज होती रहती है वो पैसे। जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो किसके थ्रू हो रहा है? वो जो एक्टिविटी होती है, वो जो फंड मोबिलाइज हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, वो मनी मार्केट की वजह से हो रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये किस में होता है, मनी मार्केट में होता है। तो जो भी हम प्रोसेस करते हैं, एक जगह से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जगह, ऑनलाइन जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ मनी मार्केट में आती है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है कि हम कमोडिटीज़ का भी यूज़ करते हैं। जैसे मेन फैक्टर क्या होगा मेन मनी मार्केट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग करना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके चेक हो गए, ठीक है, आपके ड्राफ्ट्स हो गए, आपके सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स होती है, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स जो आती हैं, ये सारे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गया, ये सारे सब आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है। तो इनका हम जब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, एक इनका हम किसी भी इकोनॉमिक्स में ट्रेडिंग किया जाता है, बाइंग की जाती है, सेलिंग की जाती है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे मनी मार्केट। ठीक है। साथ में ये भी बोला है कमोडिटीज़ का, यानी जब आप शॉप से, दुकान से क्या करते हो, कोई सामान खरीदते हो और बदले में पैसे देते हो, तो वो भी हमारे मनी मार्केट के पार्ट होती है। ये जो चीज़ें होती है मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनकी जो पीरियड होती है, टर्म्स होती है, ये लेस देन 1 ईयर होती है, 1 साल से कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो मनी मार्केट होती है ये लो रिस्क होता है। ठीक है। जनरली ऐसा क्यों? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है मनी मार्केट में। और ये दीज इंस्ट्रूमेंट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कैश। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये हम कैश के बदले यूज़ करते हैं। जैसे अब मुझे रिक्स है, पता है कि कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना बहुत रिक्सी काम होता है, तो उसकी जगह हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, जैसे चेक हो गया, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट का काम करता है, इस वजह से इसको बोला गया है कि ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है कैश के लिए। ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीमली इसे हम कैश ही मानते हैं, क्योंकि इसको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चेक होता है तो चेक को एक तरह से हम कैश ही मानते हैं, उसे आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो चेक होती है वो क्या होती है, एक मनी मार्केट का पार्ट होता है। सो चेक को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं कि चेक के थ्रू हम आसानी से ट्रेडिंग करते हैं, अपने जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उसको हम डील करते हैं चेक के थ्रू। इस वजह से इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है। शॉर्ट नोटिस के बेसिस पे द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। अच्छा, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इनकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 1 दिन से लेके 1 साल तक होती है। ठीक है। यानी मिनिमम 1 दिन होती है और मैक्सिमम 1 साल तक हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ, अब इसमें बोला है कि कोई फिजिकल मार्केट नहीं होती है इन सब का, लेकिन जो मनी मार्केट है वो क्या है, एक इंटेंजिबल मार्केट है, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल मार्केट नहीं होती है। इंटेंजिबल इन द सेंस मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे हमने चेक इशू किया,
तो ये चेक चीज़ें क्या होती है, इस फिजिकल मार्केट में नहीं चलती है। ये सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। ऑनलाइन हम बिलिंग करते हैं, ये सारे हमारे सारे जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो सब ऑनलाइन बेसिस पे होती है, इसलिए इसको इंटेंजिबल बोला गया है मनी मार्केट को। और द मेन एम इज़ प्रोवाइड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस एट रिजनेबल रेट। इसका मेन एम ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म लोन्स जो होती है वो प्रोवाइड की जाए और एक रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड की जाए। रीजनेबल रेट यानी मतलब जो रेट होती है एक आदमी बियर कर सकता है, जिस रेट पे वो दे सकता है लोन, उस लोन पे ही यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उस रेट पे ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मनी मार्केट में यूज़ होते हैं, जैसे आपकी ट्रेजरी बिल होती है। ट्रेजरी बिल क्या होती है, ये कौन इशू करता है? ये जो होती है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंस्ट्रूमेंट होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। आरबीआई जो होती है वो क्या करती है, इशू करती है किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इशू करती है। अच्छा, इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए कि इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। क्यों जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जीरो होता है, यानी कोई भी इस पे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो ट्रेजरी बिल्स होती है वो क्या होती है, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं उसको। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम होती है और ये इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और इसे जब रिपेड किया जाएगा तो पर वैल्यू पे इसे रिपेड किया जाता है, ठीक है। और ये जो होती है प्रोमिसरी नोट का एक रूप होता है, ठीक है। इसके बाद ये हाईली लिक्विड होती है। लिक्विड यानी बहुत आसानी से इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और हैज़ नेजिबल रिस्क, और इसकी रिस्क ना के बराबर होती है, ठीक है। और इट इज़ अवेलेबल इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल, यानी इसकी जो डिनोमिनेशंस आती है वो 25,000 के फॉर्म में ही आ सकती है, यानी 25,000 हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, उस 75,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है। इस तरीके से ये ट्रेजरी बिल्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, जैसे देख लीजिए आप, ट्रेजरी बिल ऑफ 108 डेज फेस वैल्यू 50,000, मतलब एक ट्रेजरी बिल है जिसकी मेच्योरिटी डेज यहाँ पे बोला है कि 108 दिन के बाद होगी और उसकी फेस वैल्यू 50,000 है। इसको इशू किया गया था 45,000 पे, और जो होल्डर है जिसने इस ट्रेजरी बिल को परचेज किया था, ठीक है, उसने 108 दिन के बाद इसे क्या करेगा, वो मेच्योरिटी करवाएगा। तो जब 108 दिन के बाद मेच्योरिटी करवाएगा तो ही विल बी रिपेड 50,000, तो उसे 50,000 उसे पेड करना पड़ेगा। एंड सो द डिफरेंस 5,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 50,000 फेस वैल्यू था और उसने कितने पे इशू किया था, 45,000 पे, और 50,000 पे उसे रिपेड हो जाएगा, तो 5,000 उसकी डिस्काउंट क्या हो जाएगी, एज ए इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, ऐसे गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है और पब्लिक इसे इस तरीके से अर्निंग करती है अपनी। तो 5,000 जो डिस्काउंट है उसके लिए क्या हो जाएगी, एज अ सोर्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? कॉमर्शियल पेपर जो इशू किया जाता है ये लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज होती है, यानी ऐसी कंपनी जो होती है जिसकी क्रेडिट बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो इसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कंपनियां जो उस तरह की कंपनियां जो क्या करती हैं, अपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें शॉर्ट टर्म्स लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में वो लोअर रेट पे क्या करती है, ये इशू करती है मार्केट में। और ये बोला है कि इट इज़ अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट। ये क्या होता है, अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट होता है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 15 दिन से लेके 1 साल तक हो सकती है, ठीक है, यानी मिनिमम 15 दिन होती है और मैक्सिमम 1 साल होती है। ये एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसको ट्रांसफरेबल होती है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी इसको इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं, यानी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम बेच भी सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट पे भी बेचा जा सकता है और रिडीम किया जा सकता है एट पर पे। इट इज़ अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग, ये मतलब जो भी बैंक से हम लोन लेते हैं उसका ये अल्टरनेटिव होता है कि अगर मुझे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है तो मैं कॉमर्शियल पेपर ही इशू कर दूं। तो जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है, रेपुटेटेड कंपनियां हैं, तो वो क्या करती है, बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं हो इस तरह से वो क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर इशू कर देती है शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। The original purpose of commercial paper was to meet working capital needs of the companies, मतलब जब कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल्स यानी जो उनकी
करंट लायबिलिटीज़ या करंट एसेट है उन उसको फुलफिल करने की जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करती है, लोन जो चाहिए होता है वो क्या करती है, उस केस में कमर्शियल पेपर इशू कर देती है। अब यहाँ पे इट इज़ इशूड बाय कंपनीज फॉर द ब्रिज फाइनेंस। ये जो इशू किया जाता है कंपनी के लिए ब्रिज फाइनेंस के तौर ब्रिज फाइनेंस के लिए। ब्रिज फाइनेंस मतलब क्या होता है, अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए हम बैंक से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से थोड़े समय के लिए लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, एक मेथड होता है फाइनेंस करने का यूज बाय कंपनीज टू बिफोर इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है, टू कवर द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ द सच सिक्योरिटीज, दैट मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये बोल रहे हैं कि कभी कभी कंपनी क्या करती है कि शेयर और डिबेंचर इशू करने से पहले उसे ब्रिज फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि शेयर और डिबेंचर इशू करने में कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, तो उस खर्चे को बियर करने के लिए, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, उसको बियर करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसे कहाँ से लाती है, लोन ले लेती है, तो शॉर्ट टर्म लोन लेती है, तो उसे शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए वो कमर्शियल पेपर का यूज़ करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कमर्शियल पेपर कितने तरह से होती है, या तो ड्राफ्ट हो सकता है, चेक्स हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो सकती है। तो इन सारे माध्यम से वो मतलब कमर्शियल पेपर होते हैं, इन सारे माध्यम से वो लोन ले सकती है। अब आता है आपका कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल मनी इज अ मेथड यूज बाय कमर्शियल बैंक टू बोरो फंड्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक बैंक है और एक दूसरा बैंक है, जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उसको बोला जाता है कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी एक ऐसा मेथड है जिसमें कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक दूसरे से फंड बोरो करती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो, जो अपनी CRR मेंटेन करने के लिए ऐसा करती हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक में क्या होता है, ये उनकी RBI पॉलिसी होती है कि आपको CRR मेंटेन करना है, तो कभी कभी उनके पास CRR कम हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो दूसरे बैंक से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसी को बोला जाता है कॉल मनी। अब CRR इज द मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश, ये एक मिनिमम कैश बैलेंस होता है बैंक का, टू बी मेंटेन, बैंक के द्वारा इसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि RBI ऐसा गाइडलाइंस बना के रखी रहती है। ये अब होता है क्या है यहाँ पे कॉल मनी, कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो रिपेबल होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब बैंक मांगेगा तब आपको पे करना पड़ेगा, मतलब वो वाला बैंक पे करेगा जिसने लोन लिया है। इसके बाद इसकी मैच्योरिटी ऑफ कॉल मनी क्या होती है, 1 दिन हो सकती है और मैक्सिमम 15 दिन, मतलब आपको 1 से लेके 15 दिन के बीच में ये कॉल मनी को वापस करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड द कॉल रेट। जो कॉल मनी पे इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे कॉल रेट बोलते हैं। कॉल रेट इज हाईली फ्लैक्चुएटिंग। कॉल रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएटिंग होती है, डिपेंड करता है डे टू डे या आवर टू आवर, ठीक है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स। अब बोल रहा है कि जो कॉल रेट होता है और जो रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप होता है। क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन कॉल रेट, अगर कॉल रेट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए कॉल रेट अगर बढ़ गई, तो वो क्या होता है, मेक द डिमांड फॉर कॉल मनी डिक्रीजेस। तो जो कॉल मनी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे ही कॉल रेट बढ़ जाएगी तो मार्केट में क्या होगा, कॉल मनी की डिमांड घट जाएगी। एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, और मार्केट में जो और अदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है उनकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। सो एज दे बिकम चीपर इन रिलेशन टू कॉल मनी, तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाते हैं कॉल मनी के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा या कोई डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होती हैं जो जिनका केवल काम ही होता है बैंक मतलब लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, लोन देना। वो अब ये कह रहा है कि जो COD होता है यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है। किन लोगों को इशू किया जाता है, इंडिविजुअल्स को इशू किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को इशू किया जाता है, या कोई कॉरपोरेशन या कंपनीज हैं तो उन सबको इशू किया जाता है। ये क्या होता है, ये एक अनसिक्योर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन बियरर फॉर्म में होता है, ठीक है। बियरर फॉर्म का मतलब होता है कि ये बियरर चेक की तरह होता है, एक तरह से समझिए ऐसे। इट इज़ इशूड इन ए पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। ये कब इशू किया जाता है, जब
किसी मतलब जब क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है जिसके पास कैश की बहुत ही शॉर्टेज है, मतलब उसके पास कैश नहीं होता है, यानी बहुत ही प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में ये सर्टिफिकेट ऑफ इशू करके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके वो अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को डील करता है। तो ये जो होता है ये कब इशू किया जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा टाइट लिक्विडिटी मतलब कैश शॉर्टेज होती है, ठीक है, नॉन लिक्विड एसेट बोल सकते हैं, तो उस केस में ये इशू किया जाता है। व्हेन द डिपॉजिट्स बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड आर लेस, जब कोई इंडिविजुअल्स है या हाउस होल्ड है वो बैंक में बहुत कम अमाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं या उनकी डिपॉजिट्स कम हो जाती है, बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई, लेकिन लोन लेने की जो डिमांड होती है वो हाई रहती है, तो उस केस में क्या होता है कि ये कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि इससे क्या मदद मिलती है, दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन शॉर्ट टाइम पीरियड। इससे ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट जो होती है, बहुत बड़े बड़े लार्ज ऑफ अमाउंट होते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए हम आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से हम उसे डील करवा सकते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये रिस्क नहीं होता है इस वजह से, क्योंकि इसमें कैश होती नहीं है, ये नॉन लिक्विड एसेट होती है इस वजह से। अब आपका आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो बिजनेस फर्म्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी वर्किंग कैपिटल्स को फुलफिल करने के लिए, यानी जो उनकी वर्किंग कैपिटल्स की ज़रूरतें होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है बिजनेस फर्म्स के द्वारा। ये अनसिक्योर होता है, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है, अनसिक्योर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है, ये भी बियरर फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी इसे कोई भी अगर इशू कर सकता है, मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। वेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को हम क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो जो सेलर होता है जिसको ड्रायर भी बोलते हैं, वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, किस पे बनाता है, बायर्स के लिए, और बायर्स इसे क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और जब बायर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या होता है, व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल इट बिकम्स मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या बनता है, एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, मतलब हम मार्केट में उसको अब आसानी से एज इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ कॉल्ड अ ट्रेड बिल, फिर जिसको हम क्या बोलने लगते हैं, ट्रेड बिल बोलने लगते हैं। तो व्हेन सेलर प्रेजेंट इट टू बैंक फॉर डिस्काउंटिंग, और जब सेलर को पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब उसने वो बिल का पैसा तो 2 महीने या 3 महीने के बाद आएगी, मेच्योरिटी डेट पे आएगी, लेकिन सेलर को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो सेलर क्या करता है, उस बिल को यानी उस ट्रेड बिल को बैंक लेके जाता है और बैंक ले जाके उसे कैश में कन्वर्ट करवा लेता है, लेकिन बैंक क्या करता है, उसे पूरा पैसा नहीं देता है, कुछ अमाउंट काट लेता है, तो इसलिए इसको बोला गया है कि बैंक फॉर डिस्काउंटिंग, ठीक है, टू गेट द फंड बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एंड बैंक एक्सेप्ट इट एंड इट इज़ कॉल्ड अ कॉमर्शियल बिल। तो बैंक इसे क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कॉमर्शियल बिल, ठीक है, यानी जो ट्रेड बिल होता है वही कॉमर्शियल बिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक ही क्या करती है, उस ट्रेड बिल के पैसे को यहाँ पे पे करती है, और जब मेच्योरिटी डेट आती है तो बैंक को रिसीव हो जाता है, तो इस तरीके से ये कॉमर्शियल बिल यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो ये 5 ऐसे मेन इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो, ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको उधार लेने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कौन यूज़ यहाँ पे करता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कभी ट्रेजरी बिल तो इशू नहीं करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नो, लॉन्ग टर्म के लिए होता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये शॉर्ट टर्म लोन्स को यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मनी मार्केट ये यहाँ पे मतलब बताया मैंने, कंप्लीट किया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू वेरी मच।